Good evening, guys. This is me, Asit Kumar Yadav. As we know, yesterday we have started chapter number 4, that is reproductive health, and one topic of that chapter was already completed. And now today we will start topic number 2, and whatever be the topic we will start. And let us start today's videos. And if you are new to my channel, please like my videos, share my videos, and subscribe my channel to be updated whenever I upload my videos. You will get notifications, and you will never miss my class. Let us start today's videos. And sorry for the delay because I got delay 2 hours because in the evening I got a tuition, and that's why I feel that I this session will be at the before 8 p.m. So let us start today's videos. Good evening, guys. As I told earlier, yesterday we have already completed one topic, that is reproductive health problems and strategy has already completed. Now today we will describe population explosion and birth control. Now let us start. And yesterday we have completed these topics, and now today we will start population stabilization and birth control. Now I have to just change my color. Then let us start. In the last century, an all-around development in various fields significantly improved the quality of life of the people. देखिए लास्ट सेंचुरी यानी कि पिछली शताब्दी में क्या हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है ना, वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर दिया, यानी कि आदमी का जीने का जो क्षमता होता है उसको, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्वालिटी होता है, जो भी सिद्धांत होता है उसको इम्प्रूव कर दिया है. हाउएवर इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज़ अलॉन्ग विथ बेटर लिविंग कंडीशंस, मतलब कि हेल्थ फैसिलिटीज़ को भी इंक्रीज़ कर दिया गया है, जैसे कि आदमी अच्छे से जीवन जी सके, बेटर लिविंग हो सके, कंडीशन हो सके. हैड एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और जो लिविंग कंडीशन है वो क्या करता है, इसका एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या के जो भी बढ़ता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, किसका, बेटर लिविंग कंडीशन का. द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि संसार का पॉपुलेशन कितना था, विच वाज अराउंड 2 बिलियन, यानी 2 बिलियन था. 2 बिलियन मतलब कि 2000 मिलियन था. कब, 1990 में. 1990 में पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था, 2 बिलियन, यानी कि 2000 मिलियन था. कब, 1990 में. रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन, और कितना हो गया, 6 बिलियन हो गया. पहले 2 बिलियन था और वो अचानक कितना बढ़ गया कितना, 6 बिलियन हो गया. कब हो गया, 2000 ईस्वी में. यानी कि मात्र 10 साल में, यानी कि 100 साल में, 1990 से लेकर 2000 ईस्वी, यानी 100 साल के अंतराल में पॉपुलेशन क्या होगा, ट्रिपल क्या कहते हैं, 2 बिलियन से डायरेक्ट कितना हो गया, 6 बिलियन हो गया. समझ सकते हैं, यानी कि 2 बिलियन कितना था, 2 बिलियन और 6 बिलियन, यानी 3 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया. यानी 100 साल में ही 3 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया. ये क्या कहलाता है, पूरा ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है. एंड अराउंड 7.2 बिलियन इन 2011, और 6 बिलियन कब था, 2000 ईस्वी में, और 2011 में कितना हो गया, 7.2 बिलियन. सोच सकते हैं इतना जल्दी से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि 2000 ईस्वी में कितना था, 1900 ईस्वी में कितना था, 2 बिलियन. देन इन द 2000 ईस्वी, दैट इज़ 2000, that is goes to the 6 billion, and in the 2011 it goes to the 7.2 billion. A smaller trend was also observed in India too. ये क्या कहा, ये ऐसा इंडिया में भी पाया गया, स्मॉलर ट्रेंड, यानी कि ऐसा मतलब इंडिया में भी पाया गया. जैसे कि आवर पॉपुलेशन विच वाज एक्सप्रोमेसली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, यानी कि आवर टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 में कितना था, 1947 में हमारे देश का पॉपुलेशन कितना था, 350 मिलियन था. ठीक, एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, हमारा इंडिपेंडेंस कब हुआ था, 1947 में, और कितना था, 350 मिलियन था. इंक्रीज्ड रीच्ड क्लोज टू द बिलियन मार्क बाय 2000 एंड क्रॉस 1.2 बिलियन इन मई 2011. और देखिए 2000 ईस्वी में कितना हो गया, 2000 ईस्वी में मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, यानी 1 बिलियन पॉपुलेशन भारत का ही हो गया. और 2011 ईस्वी में कितना हो गया, मई में 2011 ईस्वी में जो जनगणना हुआ था उसमें भारत का पॉपुलेशन कितना दिखाया गया, 1.2 बिलियन. देख सकते हैं हमारे देश का पॉपुलेशन इतना तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है. इसका पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी और इसी में बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक, रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, मैटरनल मोटिलिटी रेट, जैसे कि हम लोग मैटरनल मोटिलिटी रेट पढ़े थे, ऊपर में बताए थे. इन्फेंट मोटिलिटी रेट, यानी कि बच्चा जन्म लेते ही जब मर जाता है उसको क्या कहते हैं, इन्फेंट मोटिलिटी रेट. और मैटरनल मोटिलिटी रेट क्या कहते हैं, माँ जैसे ही बच्चा को जन्म देती है और माँ का मृत्यु हो जाता है उसको मैटरनल मोटिलिटी रेट कहा जाता है. एज वेल एज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्सिबल एज ग्रुप आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस. और क्या कहा जाता है कि यानी कि मैटरनल मोटिलिटी भी होता है, यानी कि माँ भी मर जाती है, कभी कभी बच्चा भी मर जाता है. ये क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि ऐसा कम होते जा रहा है, ये कम होते जा रहा है. जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो यंग वंस है, यंग यानी कि जो एट द रिप्रोडक्टिव स्टेज, वो उसका पॉपुलेशन मतलब नंबर बढ़ रहा है, जिसके कारण पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है. ठीक,
थ्रू आवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जैसे कि ये थ्रू आवर RCH ये एक प्रोग्राम था जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अगर आप लोग नहीं देखे तो हम डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम था RCH प्रोग्राम से जाना जाता है इसके नाम से। थ्रो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपना पॉपुलेशन ग्रोथ डाउन कर सकते हैं, मतलब डाउन कर सकते हैं। इट वॉज ओनली मार्जिनल अकॉर्डिंग टू 2011, इट वॉज ओनली मार्जिनल, ये मतलब क्या है, एक मार्जिनल है, बताया गया है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, यानी कि 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट है, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, दैट इज 20/100 पर ईयर। यानी कि क्या किया गया कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या था, लेस देन 2%, 2% से भी बहुत कम था 2011 सेंसस के रिपोर्ट के द्वारा, जो कि 20/1000 पर ईयर था। ठीक, रेट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रेपिडली, ये रेट है जिसके वजह से क्या, इसी रेट से हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, यानी रेपिडली तेज़ी से बढ़ रहा है। Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity even of the basic requirement, that is food, shelter and clothing, in spite of significant programs made in those areas. Therefore, the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate. अगर हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा, तो हम लोग का जो खाद्य पदार्थ का क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग मतलब कपड़ा, फूड मतलब जो हम लोग भोजन करते हैं, शेल्टर मतलब वही कपड़ा लता जो पहनते हैं, क्लोथिंग कपड़ा लता जो पहनते हैं, शेल्टर मतलब जो दवाई सब होता है, शेल्टर, वो सब क्या होगा, घटते रहे। उसको रिसोर्स तो लिमिटेड रिसोर्स है, फूड तो लिमिटेड रिसोर्स है, और पॉपुलेशन रैपिड ग्रोथ होगा तो क्या होगा, इस सब का कमी होगा, जिसके कारण क्या होगा, देश में भूखमरी होगा, यानी स्कार्सिटी हो जाता है। स्कार्सिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये स्कार्सिटी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भूखमरी, या फिर किसी चीज़ का कमी हो जाता है, उसको हम लोग स्कार्सिटी कहते हैं। यानी अगर इसी तरह अगर पॉपुलेशन आगे भी जनसंख्या बढ़ते रहा तो हमारे देश में क्या हो सकता है, स्कार्सिटी हो सकता है। इसलिए क्या कहेगा, गवर्नमेंट को सीरियस मेजर यानी कि अच्छा कदम उठाना चाहिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करने के लिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। The important step to overcome this problem is to motivate smaller families by using various contraceptive methods. देखिए हम लोग कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ कम कर सकते हैं, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मोटिवेट करेंगे जो यंग एज ग्रुप में, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, उनको मोटिवेट करेंगे किसके लिए, स्मॉलर फैमिलीज़ के लिए, यानी कि सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार के बारे में बताएंगे, जिसके कारण हो सकता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो। और वेरियस यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करके भी पॉपुलेशन ग्रोथ को कम किया जा सकता है। You have seen advertisement in the media as well as posters, wheels etc. जैसे कि हम लोग पोस्टर और व्हील्स में देखते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट रहता है, यानी प्रचार प्रसार किया जाता है, उसमें क्या लिखा जाता है, शोइंग हैप्पी कपल्स, मतलब कि दिखाया जाता है क्या, हैप्पी कपल्स, यानी कि 1 मेल एंड 1 फीमेल विथ 2 चिल्ड्रेन विथ ए स्लोगन, यानी कि स्लोगन दिया जाता है, एक मेल है और एक फीमेल है और उसका विथ 2 चिल्ड्रेन, दो चिल्ड्रेन, और उसमें क्या स्लोगन दिया जाता है, हम दो हमारे दो, यानी वी टू आवर टू, यानी हम दो हमारे दो, यानी कि ये स्लोगन है, जिसके कारण ये पॉपुलेशन को कम करने के लिए ये स्लोगन लगाया गया था, और हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू। मैनी कपल्स मोस्टली द यंग, बहुत सारे कपल्स ज़्यादातर क्या कहते हैं, यंग यानी कि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है। अर्बन यानी कि शहरी, वर्किंग वंस हैव बीन अडॉप्टेड एंड 1 चाइल्ड नॉर्म, और जो यंग है, मोस्टली यंग है, जो अर्बन है, जो वर्किंग जो काम करते हैं, वो क्या करते हैं, बस केवल एक ही चाइल्ड रखते हैं। स्टेटरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ग्रुप ऑफ द फीमेल to 18 years and that of males 21 years and increasive given to the couples with small families are two of the other measures taken to tackle this problem. Let us some of the commonly used contraceptive methods which help to prevent unwanted pregnancies. देखिए क्या किया गया, जो मैरिजेबल एज ग्रुप में आते हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आते हैं, वो फीमेल का कितना लिया जाता है, फीमेल यानी कि गर्ल्स लोग का कितना होता है, 18 ईयर्स में उन लोगों का शादी करने का अनुमति है, यानी इंडिया में, और 21 ईयर्स बॉयज़ लोग, यानी कि मेल्स पार्टनर का 21 कम से कम शादी करने से पहले 21 ईयर्स का एज होना चाहिए, और गर्ल्स का 18 ईयर्स का एज होना चाहिए, तभी शादी करने के लिए वो सक्षम, मतलब सही एज माना जाता है भारत में। ठीक, और कुछ हम लोग कंट्रासेप्टिव यूज़ के मेथड के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। चलिए यूज़ कर देखते हैं क्या है। एन आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड बी यूज़र फ्रेंडली। एक आइडियल कंट्रासेप्टिव क्या होता है, जो यूज़र फ्रेंडली हो, इजली अवेलेबल, यानी कि मतलब जल्दी मतलब मिल जाता हो, यानी कि अवेलेबल हो, कहीं भी अवेलेबल हो, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विथ नो लिस्ट साइड इफेक्ट, और क्या हो, रिवर्सिबल, यानी कि उसको दोबारा यूज किया जा सकता हो, और जो कि इसमें साइड इफेक्ट ना हो, यानी साइड इफेक्ट लिस्ट साइड इफेक्ट, यानी कि बहुत कम साइड इफेक्ट, यानी ना के बराबर साइड इफेक्ट होता हो। इट ऑल्सो शुड बी इन द वे इंटरफेस विद द सेक्सुअल ड्राइव
डिज़ायर एंड और सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर्स। और इसको कैसे भी ला सकते हैं, शुड इन नो वे इंटरफेयर, इसको इंटरफेयर नहीं भी किया जा सकता जैसे कि सेक्सुअल ड्राइव और डिज़ायर एंड और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर, यानी कि सेक्सुअल यूजर को भी मतलब पता नहीं चले कि यह मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव साइड इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसे मतलब नहीं होना चाहिए। A wide range of contraceptive methods are presently available, which could be broadly grouped into the following categories, namely natural, traditional, barrier, IUDs, oral contraceptives, injectables, implants and surgical methods। और कॉन्ट्रासेप्टिव के बहुत सारे मेथड हैं जो कि बताएंगे, अभी पढ़ेंगे हम लोग। जैसे फर्स्ट में क्या आता है, नेमली नेचुरल ट्रेडिशनल, जिसे नेचुरल या ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहा जाता है, और एक बैरियर मेथड कहा जाता है, ये बैरियर मेथड। और ये आईयूडी को क्या कहता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहा जाता है, जो कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव है, एक प्रकार कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि यूज़ किया जाता है दैट टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द एनी कंट्री एनीथिंग एंड एनी प्लेस अंडर द सिमिलर कंडीशंस। दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर आल्सो यूज्ड टू रिड्यूस द population growth, and injectables, implants and surgical methods are also used to reduce the population growth. That is also, it is also a contraceptives. Now let's move on. Now further we have to first have to see the natural method, that is the natural method. First, natural method work on the principle of avoiding chances of ovum and sperm meeting. नेचुरल मेथड किस पे काम करता है, जैसे कि ओवम और स्पर्म को मिलाया ही ना जाए तो ये नेचुरल मेथड कहा जाता है, यानी कि पीरियोडिक नेचुरल मेथड, यानी कि जब ओवम और स्पर्म अगर मिलेगा ही नहीं तो वो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं तो वो मतलब जाइगोट फॉर्मेशन होगा नहीं तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा नहीं, जाइगोट बनेगा नहीं तो एम्ब्रियो बनेगा नहीं, और दोनों नहीं बना तो इम्प्लांटेशन होगा नहीं, तो जिसके कारण कॉन्ट्रासेप्टिव रोका, मतलब कि पॉपुलेशन को रोका जा सकता है। Now let's move on. That is the periodic abstinence is one such method in which the couples avoid or abstain from coitus from the day 10 to 17 day of menstrual cycle when the ovulation could be expected, as the chance of fertilization are very high during this period. It is also called fertile period. That is the days between the days of the menstrual cycle after the days of the 10 to 17, यानी कि 10 से 17 दिन menstruation cycle के 10 से 17 दिन के अंतराल में क्वाइटस नहीं किया जाए, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को बंद कर दिया, यानी टू अवॉइड द क्वाइटस, दैट इट्स हेल्प टू रिड्यूस द एक्सेप्टेशन ऑफ द ओवुलेशन, दैट इन दिस फेज डे टू 10 to the 17 days. In this interval of time, there is ovulation takes place in the female partner. If we avoid copulation in this stage of the reproductive cycle, then we can avoid the implantation. That is, it's also the natural method that will avoid the chances of meeting the ovum and the sperm. That it's also, this period is also called the fertile period because the chances of fertilization of the egg and ovum are very high in this period. That is, this period is also called the fertile period. Therefore, by abstaining of coitus during this period, यानी कि इस पीरियड में coitus नहीं किया जाए, कंसेप्शन कुड भी प्रिवेंटेड, मतलब कि कंसेप्शन यानी कि प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। विथड्रॉवल और क्वाइटस इंटरप्ट्स, और जो विथड्रॉवल यानी कि विथड्रॉवल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्वाइटस इंटरप्ट्स कहते हैं, इज अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर विथड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजिना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन सो टू अवॉइड इंसेमिनेशन। यानी क्या किया जाता है, यानी कपुलेशन किया जाता है, लेकिन क्या किया जाता है, यानी कि जस्ट बिफोर इजैकुलेशन क्या होता है, हम चैप्टर 1 में 2 में पढ़े हैं सब कुछ। इजैकुलेशन यानी कि जब स्पर्म जो है जो फीमेल के वेजाइना में निकलता है, मतलब इंसर्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, इजैकुलेशन कहते हैं। और इजैकुलेशन क्या कहा जाता है, मतलब कि एट द टाइम व्हेन द क्वाइटस इज हैपनिंग देन वी हैव टू अवॉइड टू इंसेमिनेट इन द फीमेल वेजाइना, टू अवॉइड द इंसेमिनेशन इन द फीमेल वेजाइना, टू जस्ट दैट वी कैन स्टॉप द कंसेप्शंस। यानी कि जब हम लोग एट द सेक्सुअल इंटरकोर्स जब स्पर्मिनेशन होता है, यानी कि जब स्पर्म बाहर आता है तो उस टाइम क्या करना चाहिए, एट द टाइम ऑफ वी हैव टू विथड्रॉ आवर पेनिस फ्रॉम द वेजाइना, दैट वी हैव टू avoid the inseminate in the female vaginal tract, and that it reduce the infertilization. There is no sperm, so there will be no fertilization of ovum takes place, and it can help us to reduce the population growth. And next is the lactational amenorrhea, absence of menstruation. Used method is based on the fact that ovulation, therefore the cycle, do not occur during this period of interconnection lactation following parturition. यानी कहा जाता है, ऐसा मतलब माना जाता है या फिर ऐसा है, सच में है कि जो लैक्टेशनल एमोनिया एक नेचुरल मेथड है जिसमें क्या होता है, जब मतलब जो फर्स्ट बॉर्न बेबी होता है और जब वो लैक्टेशन यानी कि जब वो दूध पीता है तो उस टाइम जो फीमेल पार्टनर होता है उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है, और उस टाइम में कोई भी फर्टिलाइजेशन होने का डर नहीं रहता, यानी कि जब ओवम रिलीज होगा ही नहीं, मेंस्ट्रुएशन होगा नहीं तो ओवम रिलीज होगा ही नहीं, तो कितनों मतलब
क्वार्टर्स कर लीजिए, उसमें फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, जिसके कारण कंसप्शन रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है। Therefore, as long as the mother breast feeds the child fully, chances of conception is almost nil. जब तक मतलब बेबी दूध पीता है तो तब तक मेंस्ट्रुएशन होता नहीं है, तब तक के लिए इसको कंसेप्शन को ऑलमोस्ट नील होता है, यानी कि होता ही नहीं है। हाउएवर दिस मेथड हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव। ये मेथड क्या है, ये इफेक्टिव है ओनली अप टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑफ द पाचुलेशन, यानी कि फर्स्ट बेबी बॉर्न के आफ्टर मतलब 6 मंथ तक के ये मेथड यूज़ हो सकता है, यानी कि 6 मंथ तक मैच्योरेशन नहीं होता है, इसके कारण फर्टिलाइजेशन को अवॉइड रोका जा सकता है। एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज इन दिस मेथड। इस मेथड में, नेचुरल मेथड में क्या होता है, कोई मेडिसिन और कोई भी डिवाइस यूज नहीं किया जा सकता है। साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील, साइड इफेक्ट इसमें कुछ होता ही नहीं है। चांसेस ऑफ फेलियर थ्रू दिस मेथड आर ऑलमोस्ट हाई, मतलब इसमें क्या होता है, कभी कभी जब when we coitus with the female partner or the male and female partner are coitusing with each other, then there are the failure of these chances are very high, because when we मतलब क्या होता है इसमें, क्या कहते हैं, मतलब ये फेलियर यानी कि इस मेथड का फेलियर होना चांसेस क्या रहता है, हाई रहता है। जैसे कि इजैकुलेट कर रहे हैं, यानी कि एट द फीमेल वेजाइना वी हैव टू, व्हेन वी आर इजैकुलेट कर रहे हैं, यानी कि हम लोग को क्या करना चाहिए, वी हैव टू विथड्रॉ आवर पेनिस फ्रॉम द वेजाइना एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशंस। बट if we are regularly coitusing in the female vagina, then if the sperm got entered into the vaginal passage, then it will be got fertilization. So this method are the chances of failure in this method are also high. चांसेस क्या होता है, बहुत हाई रहता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इन बेरियर मेथड्स ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड। बेरियर मेथड में क्या होता है, ओवम और स्पर्म को प्रिवेंट किया जाता है, क्या, फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। फिजिकल यानी कि ओवम है और स्पर्म जो है उसको मिलने से रुका जा सकता है, क्या, किस चीज़ के यूज़ के द्वारा, बैरियर के यूज़ के द्वारा। यहाँ बैरियर लगा देंगे तो ओवम इसमें जाएगा ही नहीं, स्पर्म इसमें जाएगा नहीं, तो ओवम फर्टिलाइज होगा ही नहीं। इसी को बैरियर मेथड कहा जाता है। सच मेथड आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर मेल एंड फीमेल्स, यानी कि ये मेथड्स फीमेल के लिए भी अवेलेबल है और मेल के लिए भी अवेलेबल है। एंड देखते हैं, कंडोम्स आर बैरियर्स मेड ऑफ थिन रबर latex sheath and are used to cover the penis in the male or vagina in the cervix in the female just before coitus, so that the ejaculated semen could not enter into the female reproductive tract। और जो ये कॉन्डम्स होता है, इसमें क्या करता है, यूज़ किया जाता है, यानी मेल पार्टनर भी यूज़ करता है और फीमेल पार्टनर भी यूज़ करता है, यानी कि क्वाइटस से पहले, यानी कि बिफोर द टाइम ऑफ क्वाइटस, ये वेजाइनल पैसेज में यानी कि पेनिस को कवर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और इन फीमेल पार्टनर्स में सर्विक्स को कवर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जिसके कारण मेल और फीमेल का गैमेट्स मिल मतलब इंटरकोर्स, यानी कि उस टाइम फर्टिलाइज नहीं हो, यानी कि एक दूसरे से मीटिंग होगा नहीं तो फर्टिलाइज होगा कहाँ से। यानी कि अगर मेल पार्टनर यूज़ कर लिया कॉन्डम्स, देन व्हेन ही इजैकुलेट द sperm, then it will enter into the condoms, then it does not enter into the female vaginal tract, so that this method is used to prevent the conceptions. Now let's move on. This can prevent conception, ये conception से रुका जा सकता है। निरोध इज ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर द मेल, और जो निरोध एक पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम्स है जो कि मेल के लिए है। यूज ऑफ condoms has increased in recent year due to its additional benefit of protecting user from contracting STIs and AIDS। और कॉन्डम का यूज़ मतलब ज़्यादातर बढ़ गया है, जिसके कारण कि एसटीडीज़ होगा, यहाँ STS लिख दिया, यहाँ STDs होगा। STDs मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, और एड्स से बचने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। बोथ द मेल एंड फीमेल condoms आर डिस्पोजल एंड कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय द प्राइवेसी टू द यूजर। और मेल और फीमेल कॉन्डम्स क्या होता है, दोनों डिस्पोजेबल होता है, एक बार यूज़ करने के बाद उसको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता है, और ये अपने से इसको यूज़ किया जा सकता है। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, यानी कि अपने से इसको यूज़ किया, अपने से लगाया जा सकता है। देयरफॉर गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर, यानी कि यूजर को मतलब जो भी उसको यूज़ करता है उसको प्राइवेसी प्रोटेक्ट करता है, यानी कि अपने से ही लगाया जाता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा जब वो इंटरकोर्स कर रहा है तो अपने से यूज कर सकता है। Diaphragm, cervical caps and valves are also barrier made of rubber and are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus। और जो डायफ्राम होता है, सर्विकल कैप्स होता है और वॉल्व्स होता है, ये भी एक बैरियर है जो कि रबर से बना होता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट किया जाता है, यानी अंदर लगाया जाता है, जिसको सर्विक्स को कवर किया जा सके कि ड्यूरिंग क्वाइटस के दौरान उस सर्विक्स को कवर करने के लिए डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वॉल्व्स का यूज किया जाता है। किसमें, फीमेल मेंबर्स में, ये मेल मेंबर के लिए यूज नहीं होता है। लेटर में मूव ऑन। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। ये क्या करते हैं,
प्रिवेंट करते हैं कंसेप्शन को, यानी कि मतलब मेल और फीमेल पार्टनर को एक दूसरे से मिलने से कंसेप्ट यानी कि रोकते हैं, जो कि एंट्री ऑफ स्पर्म मिलेगा ही नहीं, ये ओवम है और ये स्पर्म है, स्पर्म जब इससे मिलेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, तो प्रेगनेंसी होगा ही नहीं, इसी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। दे आर रीयूजेबल, और ये डायफ्राम और सर्विकल कैप्स और वर्ड्स है वो दोबारा यूज़ किया जा सकता है। और जैसे ये हम लोग ऊपर पढ़े थे, जो कॉन्डम्स था वो दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता है, एक बार यूज़ कर उसको डिस्पोज कर दिया जाता है, यानी फेंक दिया जाता है, यानी थ्रो आउट कर दिया जाता है। लेकिन जो ये डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वर्ड्स है उसको दोबारा यूज़ किया जा सकता है। Spermidicial creams, jellies and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency। और स्पर्मेडिसियल क्रीम होता है जिसके कारण कि अगर फीमेल पार्टनर that if she insert some spermicidal creams in her vagina at the time of coitus, when the sperm got enter into the vaginal passage, then it will got destroyed and it never got fertilized with the ovum, so that this can help to prevent the conceptions, so that there is no pregnancy occurs and there is no delivery of babies will be occur in the future term। And jellies forms are usually along with these barriers increase their contraceptive efficiency, इसके कारण contraceptive efficiency बचाया जा सकता है। और आगे कल हम लोग इंट्रायूटेराइन डिवाइस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक्स पे जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, जिसके कारण कि मैं भी कोई भी वीडियो डालूँ तो आप लोग को अपडेट मिलता रहे। दैट्स ऑल।